हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अभी एग्जाम देकर आए होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। देखो, मैंने आपको जो दो वीडियो डाली थी और जो मैंने एमसीक्यू कराए थे, आप पाओगे कि बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन छपे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि ये दो वीडियो आप देख लो, आपका 70% पेपर कवर अप हो जाएगा। अभी वीडियो पढ़िए, आप जाकर क्रॉस चेक कर लो, नहीं तो ठीक। देखते हैं आज आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, उनके सॉल्यूशन है ना। आपका जो एग्जाम था 2024-25 का, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्लियर, चलिएगा। 2024-25 का एग्जाम 11th क्लास क्वेश्चन पेपर आपका ये रहा। ठीक, चलिएगा। पहला क्वेश्चन आप वीडियो में जाकर देखना, पहले क्वेश्चन के अंदर से ही पहला क्वेश्चन बना दिया उसने। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा उसने, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बताओगे आप, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। क्या था ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्या पूछा उसने, भारतीय संविधान सभा में अवशिष्ट मतलब एक्स्ट्रा पावर पढ़ाया था ना मैंने आपको कि भाई हमारे संविधान के अंदर जो शक्तियां हैं वो तीन सूची के अंदर बांटी गई, केंद्र, राज्य और संवर्ती। और जो कहीं नहीं लिखी उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, वो कहां से ली हमने, आयरलैंड के संविधान से। ये वाला मेथड कहां से लिया था, आयरलैंड। देखो मिलान, देखो आगे बिल्कुल डिक्टो मिलान, आप जाकर चेक कर लो, वीडियो में मैंने पूरी पढ़ाई थी। जो लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन। धन विधायक जो होता है उसको हमेशा कहां प्रस्तुत करोगे, लोकसभा में। और जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा, याद करो, बताया था, क्या बताया था कि वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष उसको क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। देखो पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर, देखो किसमें पहले का दूसरा है, मतलब ए का बी। देखो इसमें एक है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पहले का भी, ये दोनों हो सकते हैं। अब देखो दूसरे का पहला कौन सा है, तो दूसरे का पहला इसमें भी है। ठीक है, फिर ये दोनों ऑप्शन हमारे ठीक है। फिर देखो तीसरे का चौथा किसमें है, तो तीसरे का चौथा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर करके आए होगा, आई होप मजा आ रहा है आप सभी को। क्लियर, पेपर करते हुए आपको आज मजा आया होगा। सारे क्वेश्चन फंसे ना। कह रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का, भाई धर्मनिरपेक्षता पढ़ाई थी। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, जहां पर किसी भी धर्म में भेदभाव ना किया जाए। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोले, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। कहते हैं धर्म और राज्य के बीच संपूर्ण विच्छेद होगा। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर धर्म और राज्य के बीच में संपूर्ण विच्छेद यानी कि डिफरेंस नहीं है। हमारे भारत के अंदर धर्म के अंदर इंटरफेयर कर सकता है कौन, बताओ आप, राज्य कर सकता है। तो एक धर्म का धर्मों के ऊपर वर्चस्व, गलत है भाई, ये तो भेदभाव हो जाएगा। राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान आदर व्यवहार करना, बिल्कुल ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी था। चौथे का आंसर क्या मार के आप सब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट भाई। क्वेश्चन कह रहा है 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए क्या किया, बिल्कुल ठीक है, पढ़ाया था। क्लियर। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, 74वें संविधान का संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर, अरे भैया 74 में ग्रामीण था या शहर था, तो यहां आते ही गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दूसरा गलत है। क्या लिखा है, एक कथन सही है परंतु दो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पांचवें का आंसर। करके आए होगे यही। आई होप आपको मजा आ रहा होगा और यही क्वेश्चन करके आए होगे, नंबर बनाते जाना साथ में कि भैया हाँ हमारा पहला ठीक गया, दूसरा ठीक गया, तीसरा ठीक गया। मेरे साथ साथ एक पेज पे लिखते रहना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और कमेंट में बताना कि भैया हमने इतने ठीक करे और लगभग हमारे इतने नंबर बन जाएंगे। कई बच्चों को तो साझे लगते हैं ठीक, वो कहते हैं भैया हम तो 80 पेपर करके आए हैं। जब नंबर मिलेंगे, नहीं समझे, सॉल्यूशन आंसर की के बाद, ओ भैया इसका तो सी था, इसका तो डी था, फिर आपको लफड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं निम्नलिखित को गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि कब क्या हुआ था, उनको टाइम वाइज लगाना है। देखो भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलना, दर्जा मिलना। तो आपको पता है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, जब संविधान के अंदर क्या हुआ, संशोधन। फिर उसके बाद कह रहा है पंचायती स्तर का द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव। बताओ ये किसने दिया था, द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव देने वाला कौन था, थोड़ा डार्क पेन लेते हैं। और मैंने बताया था द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली को सुझाव देने वाला था आपका अशोक मेहता समिति 1977 के अंदर। और पंचायत व्यवस्था में त्रिस्तरीय राज्य का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 57 के अंदर। और उसके बाद कुछ राज्यों के द्वारा महिलाओं को, तो भैया ये तो बाद में ही हुआ होगा ना, संशोधन के बाद हुआ होगा। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा, पहला। अब इस ऐसे क्वेश्चनों करने की ट्रिक जो होती है उसमें देख लो सबसे पहला किसमें आएगा, या तो ये पता कर लो, और सबसे आखिरी किसमें आएगा। देखो अब मुझे ये बात समझ आ गई कि भैया इसमें सबसे पहले में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इनमें सब में ऑप्शनों में सबसे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर पे चौथा दिया है, तो देखो एक मात्र डी पे दिया है। ठीक है ना। और ये वाला एक मात्र किस पे दिया है, एक पे, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो भैया छठे का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। यही किया था आपने। अगर यही किया तो अपने कॉपी के बगल में लिख लो भैया एक नंबर पक्के। गलत जोड़े को पहचानिए भाई, इसमें 4 जोड़े दिए हैं, मतलब कोई एक जोड़ा क्या होगा गलत। पहला जोड़ा संयुक्त सत्र, मतलब ज्वाइंट कमीशन, बात समझ गए, जो ज्वाइंट बैठक बैठती है, मैंने पढ़ा था ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों जब साथ बैठ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सीजन। साधारण विधेयकों पर विवाद सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, गलत, यही मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा की अध्यक्षता। क्लियर है।
8वां क्वेश्चन देखो, 91वें संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद के आकार को लोकसभा की कुल संख्या का पढ़ाया था। जाकर अभी वीडियो पढ़िए, देख लो A1 क्वेश्चन मेरी वीडियो से आ रहे हैं। ठीक, 2 वीडियो और जो मैंने आज वीडियो डाली पूरा कवर अप कर रखा भाई। ठीक, गर्दा बिल्कुल। क्या कह रहा है, 91वां संशोधन पढ़ाया था, मंत्री परिषद का आकार 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है, आप सभी को पता है। डैश को पॉलिटिकल का पिता कहते हैं, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, अरस्तु। कौन था, अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु को क्या बोलते हैं आपका, अरस्तु जो है इसके गुरु का नाम प्लेटो था, पढ़ा रखा है पूरा। राजनीतिक सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है, भाई बताओ। ये क्वेश्चन क्या मैंने आपको वीडियो में नहीं पढ़ाया था। देखो कह रहा राजनीतिक शास्त्र का संबंध केवल कानून निर्माण से नहीं भाई। क्लियर, राजनीतिक सिद्धांत स्थिर और अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल गलत। राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों पर एक चिंतन है, बिल्कुल ठीक भाई। इनको समझने की क्या एक तरीका है। ऑप्शन नंबर सी, 10वें का जो सी मार्क है भाई गलत, मतलब बिल्कुल ठीक है। नंबर लिख लो भैया, 1 नंबर पक्के। और जिनको लग रहा है ना कि डी इसका आंसर है, तो भाई सारे गलत हो, नंबर कटेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसमें डी मार्क आए होंगे, मुझे पता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। भाई सामाजिक न्याय जिसका संबंध समाज से होगा। अस्पृश्यता समाज में होती है, जंगल में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, देखते ही खत्म। संपत्ति का अधिकार तो भैया हमारा क्या है, वो सामाजिक न्याय थोड़ी है। बिना रोके टोके घूमने की स्वतंत्रता, भाई स्वतंत्रता में चला गया। और व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता, भाई वो तो अगर समानता होगी तो स्वतंत्रता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए, समाज से जुड़ी हुई अधिकार बताना था यहाँ पे आपको। 11वें का जिसने ऑप्शन नंबर ए मारा है, अपने आप में पीठ थपथपा लो भाई, खुद ही थपथपा लो, कोई है नहीं थपथपाने वाला। तो ठीक, अब देखो भाई स्टेटमेंट आ गए यहाँ पे, अधिकतन और कारण। क्या कह रहा है, भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है और हम किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करते। क्लियर, और भारत में धर्मनिरपेक्षता व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने की अनुमति देती है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि इसका अभिकथन ए भी ठीक है, कारण भी ठीक है, दोनों में रिलेशन भी है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 12वें का। अब आ गए 2 नंबर क्वेश्चन। अरे बताओ भाई, कमेंट में बताना कि भैया हमारे 12 जो नंबर के एमसीक्यू थे, एक नंबर के क्वेश्चन, उसमें से कितने बने। आज समझ गए, कमेंट में बताना कि भैया हमारे पहले पोर्शन में 12 में से कितने एमसीक्यू ठीक हुए। अब चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था पर क्या लिखिए, टिप्पणी पूरी। यहां पर आपको बात समझाने की, पंचायती राज व्यवस्था, कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, इसमें कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, इनके चुनाव कैसे होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। पढ़ाया था पूरा पंचायती राज, उठा के देखना 8वें चैप्टर का एमसीक्यू स्थानीय शासन, उसमें पूरा बताया था पंचायती राज की स्थापना। हालांकि 2 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बताना, पंचायती राज को बताना है, उसके 3 स्तर को बताना है, थोड़े बहुत कार्य बता देना। ठीक है ना। भारतीय संविधान में नागरिकों के पास किन्हीं 2 मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। भाई आपको 6 मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, जाकर वीडियो देखना। 6 यही लिख के देना इस तरफ, समझ गए। 6 मौलिक अधिकार, वो कोई 2 पूछ रहा है, स्वतंत्रता लिख दो, समानता लिख दो, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 2 पूछे थे 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या रहा है भाई, अस्पृश्यता क्या होती है। अरे भाई अस्पृश्यता से बच गया क्वेश्चन, क्या लोगे, तरद्दीप पर आया भाई। जो छुआछूत होती है, जो पहले समाज में चलती थी, दलित जाति नीची जाति के लोगों के साथ जो ऊंची जाति के लोग करते थे ना, अनटचेबिलिटी, उसी को क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता। भारत के संविधान में इसको रोकने के लिए क्या किया गया, समानता, मौलिक अधिकार, कानून बनाए गए, अनटचेबिलिटी खत्म की गई, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार दिया गया, मंदिरों में दलितों को जाने की अनुमति दी गई, समझ गए, सबको पढ़ने का अधिकार। ये सारा समझाना था इसके अंदर, हालांकि ज्यादा नहीं समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य, डिक्टो क्वेश्चन। भाई साहब मैंने आपको ये क्वेश्चन 6 नंबर के अंदर बनाया था पूरा, इतने नंबर के अंदर 6। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो हमें समझाता क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं, उसका क्षेत्र क्या है, किन किन चीजों को हम इसमें समझते हैं। क्लियर। संघवाद, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में अंतर बताओ। आपने पढ़ा होगा ना कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ, और अमेरिका भी क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन मैंने बताया था अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं, बात समझ गए, अमेरिका के अंदर राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति है। अमेरिका 50 राज्यों को मिलाकर बना है, और वो 50 राज्य एक संधि के तहत उससे जुड़े हुए हैं। जबकि भारत जो है वो संधि के तहत राज्यों से नहीं जुड़ा, भारत क्या है, राज्यों का संघ, और भारत में किसी भी राज्य को संसद की अनुमति के बिना अलग होने की परमिशन नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन समझाना था। जननीत याचिका, भाई साहब डिक्टो क्वेश्चन मारा है, आप अभी जाकर वीडियो पढ़िए, देख लो, डिक्टो क्वेश्चन। जननीत याचिका क्या है, PIL, पढ़ाया था ना कि 1980 में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, बताओ, बिहार से। जब किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा संसद न्यायपालिका में केस दाखिल किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जननीत याचिका। पढ़ाया था ना। जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई क्राइम हुआ, अब मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को डर लगता है, मुझे न्यायपालिका के बारे में, मुझे थाने वगैरह के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं नॉलेज है, और मैं जिस व्यक्ति ने मेरा शोषण किया, मुझे मारा है, या फिर मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, मैं उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर जब क्या कर देगा, केस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जननीत याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पढ़ाया था ना, PIL,
डिक्टो क्वेश्चन आया 8वां 18वां। क्लियर? तो आप बताना भाई कमेंट के अंदर कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है भैया उसमें से हमने ये सारे ठीक कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ लिखा है तो भैया आप फेल हो। समझ आ रहा है? क्लियर? और सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। क्या है? पढ़ाए हुए। आ रहा है मजा? नहीं आ रहा? अभी तो हिस्ट्री बाकी है भाई साहब, हिस्ट्री में भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको पढ़ाए हुए। अब देखो भाई यहाँ पर 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ गए। ठीक, कह रहा है भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कोई चुनौतियां। भाई यहाँ पर आपको समझाना था कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार तो मिल गया है, बट अभी हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, क्योंकि नेता धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी सांप्रदायिकता होती है, आज भी दंगे होते हैं, आज ही हमारे देश में अंतर धार्मिक अतः धार्मिक वर्चस्व है, धर्मों के अंदर ही भेदभाव है और धर्म के अंदर ही भेदभाव है। वो जाति व्यवस्था वाला भेदभाव, हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव, समझ गए? हमारे देश के अंदर आप देखोगे आज भी दंगे भड़क जाते हैं। तो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता बहुत खतरनाक है। भी देश में आप थोड़ी से किसी भी जाति वर्ग को भड़का दो, धर्मों को भड़का दो, वो तुरंत लड़ने के लिए क्या होते हैं तैयार। वो चुनौतियां थी जो आपको इसमें बतानी थी। ठीक, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? अरे भैया बंधनों का भावी क्या होता है? स्वतंत्रता। यहाँ पर क्या हो आपके ऊपर बैन रिस्ट्रिक्शन हट जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव सुंदर दे दी तो व्यक्ति से सारे बंधन हट जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो निरंकुश हो जाएगा, कोई उस पर कंट्रोल नहीं होगा। और इसी को मैंने बताया था, स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला था कि व्यक्ति की सुंदरता 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक नकारात्मक। वही समझाना था आपको इसके अंदर। और सुंदरता क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई। बिना सुंदरता के व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा? एक बंद पिंजरे में पक्षी के समान। इसीलिए सुंदरता महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्या अधिकार मिलता है सुंदरता में? सारी सुंदरता बताओगे। बोलने की सुंदरता, घूमने की सुंदरता, कहीं आने जाने की सुंदरता, समझ गए? क्लियर है? संपत्ति खरीदने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, तो वो सारी सुंदरता समझानी थी। सुंदरता के विभिन्न आयाम भाई, राजनीतिक सुंदरता, सामाजिक सुंदरता, आर्थिक सुंदरता, समझ गए? नहीं समझ गए? और उसके बाद आप बताओगे इसके अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारों सुंदरता बिल्कुल डिक्टो। नोट से क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है ना? चारों सुंदरता को समझाना आप लोग इसके अंदर डिफाइन करके। 4 नंबर क्वेश्चन था, 4 पॉइंट समझाने थे आपको। संसदीय कार्यपालिका और आदेशात्मक कार्यपालिका, 5 चैप्टर से आया भाई क्वेश्चन। संसदीय कार्यपालिका में क्या होती है? संसद, उसमें एक सरकार होती है और एक केंद्र देश का प्रमुख होता है, एक राज्य का प्रमुख मतलब सरकार का प्रमुख होता है। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो वास्तविक शक्तियों को अपने पास रखता है। जो भी काम करना होता है संसद से होता है। आदेशात्मक व्यवस्था में अमेरिका में है, जहां सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास, और वो बहुत ताकतवर होता है। क्लियर? यहाँ पर आपको वो समझाना था दोनों के अंदर अंतर। स्थायी नौकरशाही, अरे भाई रद्दी क्वेश्चन मार दिया उसने। स्थायी नौकरशाही का मतलब क्या है? स्थायी कार्यपालिका पूछ ली। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 में 2 प्रकार की कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? बात समझ गए? जिसमें नेता और उसकी पूरी सरकार आती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका पूरा मंत्री परिषद। जबकि आदेशात्मक व्यवस्था जो होती है, बात समझ गए? सॉरी, जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसमें यूपीएससी के थ्रू भर्ती होती है, तटस्थ होते हैं, वो समझाना था आपको। क्लियर? भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने में कौन कौन से चुनौतियां हैं? देखोगे ना आज भी हमारे देश में क्या है? भेदभाव चल रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर क्या होता है आप नोटिस करोगे। क्या बोला है? अच्छा, आज भी हमारे देश के अंदर क्या चलता है? भेदभाव चलता है। आज भी आप देखोगे कि हमारे देश के अंदर नेता जो हैं वो चुनावों के अंदर दिक्कत करते हैं। आज भी हमारे देश में देखोगे जो ऊपर बैठे तबके के लोग हैं, बात समझ गए? वो चाहते हैं कि सभी संसाधन हमारे पास रहे। अभी भी हमारी राजनीति के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वो ठीक से खुली नहीं है। अभी भी हमारी जनता अनपढ़ है। राज्यों कई जगहों पर क्या नहीं फैला, मतलब विकास नहीं पहुंचा है। वहां के लोग आज भी गरीब हैं और उनको गरीब होने के नाते देखोगे आप ब्रेन वॉश करना उनका क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। बात समझ गए? क्लियर है? आज ही हमारे देश के अंदर आप देखोगे कह सकते हो कि समाज में अमीर और गरीब के अंदर भेदभाव बहुत ज्यादा है। किसी के पास बहुत सारी सुविधाएं, किसी के पास सुविधाएं नहीं है। वो सारी चीजें इसमें समझानी थी आपको। इसीलिए आपने वहां पढ़ा भी होगा कि समानता स्थापित करने के 3 आयाम थे, समानुपातिक न्याय, विवेक बर्ताव और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। वो समझाना था आपको इसके अंदर। क्लियर? काटो भाई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। भाई अभी भी जाके वीडियो देखना, पूरी वीडियो में यही मैंने क्वेश्चन लगाया था, डिक्टो क्वेश्चन मार दिया। डीपीएसपी भाग 4 में है, जो सरकार को मिली है। मौलिक अधिकार 6 आपको मिले हैं, समझ गए? मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, वो वाद योग्य नहीं होते। मौलिक अधिकार और क्या पूछा उसने? डीपीएसपी के बारे में भाग 3 और भाग 4 पूछ लिया। कार्टून देखो भाई, ये कार्टून आया चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन से। किससे आया है? इलेक्शन। ये नेहरू जी दिख रहे हैं आपको। मैंने बताया था बच्चों को नेहरू जी को पहचानने का उनका एक ही मेथड है, तो भी पहचान लो बस, ठीक है ना? क्लियर? इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है? चुनावों, क्या लिखा है? सामाजिक सुधार नहीं, भारतीय विदेश नीति, चुनावों की तैयारी। कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कौन सा पहलू दिखाया गया है? चुनावों के दौरान प्रतिस्पर्धा। भाई सब लड़ रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए, मुझे वोट मिल जाए, मुझे वोट मिल जाए। देखो ये पर्चों में क्या लिखा हुआ है? वोट लिखा हुआ है। ठीक, उसका कह रहा है कार्टून का दशक क्या है? भाई हमारे देश में इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। 50 के बाद 50 में स्थापना हुई चुनाव आयोग की, और 52 में पहला इलेक्शन हुआ, 57 में दूसरा इलेक्शन हुआ। तो ये 1950 का दशक है। कौन सा दशक है? 1950 का हुआ कार्टून बढ़िया से। और उसके बाद कार्टून का संबंध किससे है? कार्टून का संबंध है भैया, एक मिनट रुकना, कार्टून का संबंध है चौथे आम चुनाव से। चौथा आम चुनाव तो भैया नेहरू जी ने लड़ाई नहीं, द्वितीय आम चुनाव छठा, तो द्वितीय मारोगे इसके अंदर, क्योंकि चौथे आम चुनाव में तो नेहरू थे ही नहीं।
5वें आम चुनाव में नेहरू थे ही नहीं, 6ठे आम चुनाव में नेहरू थे ही नहीं। नेहरू जी ने तो बस 3 ही चुनाव लड़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि चौथे चुनाव जब हुआ देश के अंदर वो हुआ था 1967 के अंदर, और उस टाइम पर इंदिरा गांधी थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात, समझ आई? अब यहां पर ध्यान सुनो, ये अंधों का क्वेश्चन है। तुम क्या करोगे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। अंधों वाला भी कर लो तुम, ठीक। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। 30 वर्ष चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। 1989 में की गई, फिर 1990 में की गई, फिर 1993 के अंदर फाइनल कर दी गई, ठीक। वर्तमान में लोकसभा के अंदर कुल कितनी सीटें हैं? 543। कितनी है? 543। अब आओ मैप पे। मैंने याद करो आपको बताया था कि मैप जो है वो स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, या तो अगर मैप आया तो स्टेटमेंट से आएगा, नहीं तो वो आएगा द्विसदनीय विधायिका से, कि भैया किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, या तो वो स्टेटमेंट से बनाएगा मैप। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से और द्विसदनीय विधायिका से मैप आ गया। अब ये मैप देख लिया आपने, अब चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्या है भैया, यहां पर आपको भरना था मैप, वो वाला टाइम गया कि काट के चिपकाओ रस्सी से, है ना, वैसा नहीं, यहाँ स्टेटमेंट भरनी थी आपको। भारत का वो राज्य जहां सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी, मैंने क्लास नहीं पढ़ाकर भेजा था, क्लियर, समझो ध्यान से। सबसे पहला गैर कांग्रेसी राज्य बनने वाली सरकार केरल, इसके सीएम बने थे EMS नपुद्रिपाद। बात समझ गए? भारत भाषा के आधार में बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? और 15 नवंबर 2000 को बिहार से लगो कौन बना? झारखंड। कौन बना? बिहार से लगो के झारखंड बना। अब मुझे यहां पर एक बात समझाओ, उसने ऑप्शन देखो चौथा, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य 6 हैं, ठीक। लेकिन अब उसने को एरो किस पे दिया है? देखो, ये तो हो गया केरल, ये हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गया झारखंड, और ये हो गया उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद क्या नाम है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में क्या थी? द्विसदनीय विधायिका। तो उन्हें सब में दिया, ऑप्शन नंबर इसमें दिया, किसमें? यूपी के अंदर। तो चौथे का आंसर क्या होगा आपका? यूपी। बात समझ गए? इसमें यूपी भरना था आपको, ये बात ध्यान रखना। मैप आपको सूखे नंबर देकर गया है, क्लियर। अगर आपने मैप भरा है तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना फिर आपके नंबर गए। इतना इजी मैप आया था भाई इससे इजी मैप क्या लोगे? अब यहां पर अंधे भैरव का क्वेश्चन आ गया, कर लो तुम लोग, करना है तो तुम्हारे को, ठीक। कोई देश का एक नवीनतम केंद्र लिखो भाई, जम्मू कश्मीर लिख दो, चाहे लद्दाख लिख दो। वह 2 राज्य जिसके बीच कावेरी नदी विवाद है। बात समझ गए नहीं समझ गए? कावेरी गंगा जल। भाषा के आधार पर 66 पंजाब से लगभग बने 2 राज्य, हरियाणा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, किन्हीं 2 राज्यों के नाम द्विसदनीय विधायिका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो भाई, ये तो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ कर दिया होगा आपने पढ़ के आराम से। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? संपत्ति का अधिकार, पंचायत की स्थापना, बिल्कुल पंचायत, महात्मा गांधी बहुत फेवर वाले पंचायत के, वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको। भारतीय संविधान के किस भाग में अस्पृश्यता का अंत है? भाई अस्पृश्यता का आर्टिकल कौन सा? 17 है। तो भैया आपको ना सूखा क्वेश्चन दे दिया, देखो भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें लिखे हैं? भाग 3 में। एक में तो स्टेट और यूटी है, 2 4, ये क्या है? 4 में तो डीपीएसपी है, और ये क्या आपका भाग 14 है ना? हाँ नहीं, 5 7 17 है वो भाग, ठीक है ना। तो 17 तो बहुत दूर है, पढ़ाई नहीं आपने। अस्पृश्यता का अंत भाग 3 में, मौलिक अधिकारों वाले में। उसके बाद आपके कितने नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर के क्वेश्चन। और 6 नंबर के क्वेश्चन देखो बिल्कुल डिक्टो छपे, पहला ही क्वेश्चन हो 6 नंबर का, भारतीय संविधान में समाहित 6 मौलिक अधिकार लिखो भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट बनाओ मौलिक अधिकारों के। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा, पांचवा, छठा। आपको बड़े आराम से 6 मौलिक अधिकार समझाने थे इसके अंदर, कि भैया पहला मौलिक अधिकार समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण का, चौथा धर्मनिरपेक्षता का, पांचवा शिक्षा संस्कृति का, छठा संवैधानिक। 6 के 6 मौलिक अधिकार समझाओ, 6 नंबर आपके। ये नहीं समझाना तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों के बीच संबंध लिख दो भाई। ये डिक्टो क्वेश्चन मारा नहीं मारा, यही क्वेश्चन देखो 4 के अंदर ही पूछा, और ये क्वेश्चन 6 के अंदर ही पूछ लिया। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा की न्यायपालिका, भाई न्यायपालिका आपको मौलिक अधिकार रक्षा कैसे करती है? यहाँ पर आप समझाओगे कि हमारी जो न्यायिक अवलोकन की शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। आप अपने अधिकारों की मांग के लिए कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का यूज करके आप सीधा कहां पहुंच सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट जारी करता है 226 से। वो सारा समझाओगे आप इसके अंदर। न्यायिक सक्रियता, भाई वही है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता जाकर देखना वीडियो के अंदर, क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था पूरा, तो यही क्वेश्चन लगाया था। न्यायिक सक्रियता मतलब जनहित याचिका, कि जनहित याचिका से आज जो न्यायपालिका है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुकी है, जनता के बातों को सुन रही है, जनता की डिमांड पूरी कर रही है, और जो भी जनता कार्यपालिका से पहले काम करवाने चाहिए थे वो काम, उन कामों को लेकर आज किसके पास चली जाती है जनता? न्यायपालिका के पास। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद भी होते हैं कि वो काम कार्यपालिका का था, बट न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर करती है, तो कार्यपालिका को काम बहुत जल्दी करना पड़ता है।
यहाँ पर समानता का अर्थ भाई बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, ठीक। भारत के संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया गया है भाई? समानता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश के अंदर देखोगे ना, समानता को मौलिक अधिकार में रखा गया, समानता के लिए कानून बनाए गए, समानुपातिक न्याय किया गया है, विवेक बर्ताव किया गया है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा गया है, महिलाओं को आरक्षण मिलता है, समझ रहे हो। दलितों को देखोगे, उनको अनटचेबिलिटी जो है वो वाला खेल खत्म किया गया सारा, उनको आरक्षण व्यवस्था देना, समझ गए। और जो गरीब हैं उनको देखोगे सरकार टैक्स में माफ करती है, रिलीफ देने का काम कर रही है। उसके बाद आप देखोगे कि हमारी जो सरकार है उसने वो समय समय पर कई सारे कानून लेकर आती है जो भेदभाव को जन्म देते हैं, उनको खत्म करने के लिए। समानता के 3 आयाम पूछ लिए भाई इसने। समानता के कितने आयाम? 3 आयाम। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और उसके बाद प्राकृतिक समानता। तीनों को, चारों को डिफाइन करो, आंसर कंप्लीट। नागरिकता की परिभाषा, डिक्टो क्वेश्चन मार दिया भाई, क्लियर है। किसी देश में रहने वाले लोगों को जिनका उन देश के साथ आज संबंध होता है और उनको सरकार मान्यता देती है, उन्हीं को बोलते हैं नागरिकता। और किसी देश में रहने वाले लोग क्या होते हैं? उस देश के नागरिक, लेकिन उनके पास उस देश की पहचान होनी चाहिए, यानी कि जो भी उस देश के पास राजनीतिक उन्हें मान्यता दी है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र जो भी है। नागरिकता प्राप्त करने के मापदंड भाई साहब, 5 मापदंड। आप वीडियो पढ़िए, जाकर एक बार देख लेना, डिक्टो क्वेश्चन मारा है, पढ़ाया था। नागरिकता के 5 तरीके होते हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेने से। राष्ट्रवाद से आपका समझते हैं भाई साहब, डिक्टो क्वेश्चन। देशभक्ति, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में कैसे उत्पन्न हो रहा है? अपने देश को लेकर जो लोग लड़े, हम जब आजादी के लिए लड़े थे, मैंने पढ़ा था ना राष्ट्रवाद के लिए क्या करना है। आप जाकर वीडियो के अंदर चेक करना, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आई होप आप सभी ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। अब आपका पेपर जैसा भी गया हो, बहुत अच्छा गया होगा। पूरी 2 वीडियो से देखा होगा आपने पेपर, मैंने आपका पूरा फंसा दिया था, बात समझ गए। मैं तो ज्यादा वीडियो लेकर आया भी नहीं, ठीक। अब आप लोग टेंशन फ्री होकर अब अपने पॉलिटिकल की तैयारी को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस करोगे अपना किस पे? नेक्स्ट एग्जाम जो भी आ रहे हैं उन पे। और अब मैं आपके साथ हिस्ट्री को लेकर जुड़ूंगा और डेली आपके लिए हिस्ट्री की वीडियो आएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। आई होप पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी अगर पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गया तो भाई साहब टेंशन नहीं करनी है, हम बैठे हैं ना, हम पढ़ाएंगे आपको। फेल हो गए दोबारा पढ़ाएंगे, पास हो गए तो 12th पढ़ाएंगे, बात समझ गए, बट पढ़ाएंगे जरूर। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, जय हिंद।